नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के अपडेट इतना शानदार आया है कि इस सारे कंपनीज के ऊपर आप एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए ट्रेडिंग पर्पस में आप सोच सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने सारे ट्रेडर्स दोस्त हैं, जितने सारे इन्वेस्टर दोस्त हैं, सबके लिए बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं दूंगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हैं। जो ट्रेड में खुद लिया हूँ और कहाँ पे लिया हूँ वो भी दिखाऊंगा, और वो मैं पहले से ही आपको टेलीग्राम में अपडेट दे देता हूँ, जहाँ पे आपको मैं ज्वाइन करने के लिए बार बार बोलता हूँ। ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं पहले से अपडेट आपको देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस भी करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के बारे में जितनी बात कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर जिस तरीके से लगातार गुड न्यूज आ रहा है, उसके चलते टाटा मोटर्स एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी, मतलब बहुत सारे एनालिसिस ये भी कर रहा है कि टाटा मोटर्स 600 तक जाएगा। तो ऑब्वियसली 600 क्या, उससे ऊपर भी जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज ऑटो सेक्टर से आते हैं। मतलब पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर देखने को मिला है। और वो भी आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स अभी उसके सबसे जो बढ़िया दो गाड़ियां हैं, लैंड रोवर एंड देखा जाए तो जगुआर। तो ये दोनों गाड़ियां में लग्जरीज जो दोनों गाड़ियां हैं, इस गाड़ियों से बहुत शानदार बेहतरीन कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस दोनों गाड़ियों से। तो कंपनी इसलिए इस दोनों गाड़ियों के हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, इसलिए कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। सिर्फ एक मान में 14% तक रिटर्न दे चुके हैं, 6 मान में 15% तक रिटर्न दे चुके हैं, एक साल में कंपनी 8% का रिटर्न दिया, 5 साल में धमाका कर दिया 40% के आसपास, और मैक्सिमम चार्ट पर पेन करते हो तो 1300% के आसपास। देखिए, कंपनी उसी रेंज में फंसे हुए हैं। ये जो रेंज है, ये रेंज है 600 रुपीज के आसपास। अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस तरीके से शानदार रैली के पीछे सिर्फ पब्लिक के हाथ होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके पीछे इन्वेस्टर का भी हाथ है। मतलब मान के चलिए एफआईएस, चल मान के चलिए डीआईएस। तो इसीलिए डीएसबी इस गुड न्यूज के कारण, इस कंपनी के ग्रोथ के कारण डीएसबी खुद का होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। तो किस तरीके से होल्डिंग बढ़ा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको scanner.com साइट के ऊपर लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जाकर आप इन्वेस्टर के सेक्शन में जाएंगे, तो ध्यान से इस चीज को देखना कि देखिए, जहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना था, 42.39% का होल्डिंग था। आज वो बढ़ते बढ़ते कितना बन चुके हैं, 46.39% के आसपास। चलो इतना तो ठीक ठाक था। तो जो गलती पब्लिक करते हैं, वो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, पब्लिक जिस तरीके से गलती करते हैं, देखिए मैं भी पब्लिक हूँ, आप भी पब्लिक है, मगर आपको उस तरीके से सोचना नहीं है जो हर पब्लिक करते हैं। आपको सोचना है एज ए इन्वेस्टर के तरीके से, एज ए इंस्टीट्यूशन के तरीके से। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है वो देख लीजिए। जब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कम हिस्सेदारी था, तब पब्लिक के पास ज्यादा हिस्सेदारी था। और उसी टाइम देखिए, एफआईएस के पास, डीएस के पास कम हिस्सेदारी था। आज एफआईएस ने पिछले क्वार्टर में क्या था, एफआईएस के पास 13.5% के आसपास होल्डिंग था, और अभी बन चुके हैं 15.5% के आसपास। डीएस के पास 15% के आसपास होल्डिंग था, आज बन चुके 17.5% के आसपास। और वही चीज आप देखेंगे, पब्लिक के पास कितना, 24% होल्डिंग था, आज बन चुके हैं 20% के आसपास। इसका मतलब पब्लिक लगातार माल को बेच रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों तक जब कोई भी कंपनी ट्रेड करते है एक ही रेंज में, तो पब्लिक ना, उसको लग रहा है कि कंपनी और नहीं भागेगा, अभी गिर जाएगा। कंपनी में जब स्ट्रेंथ है, कंपनी सब कुछ पैरामीटर ठीक ठाक है, तब उस कंपनी के ऊपर ये जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जब वो ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो इसी का फायदा तो उठाते हैं एफआईएस और डीएस। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया माल उठाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा, टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस रखिए। रही बात इसका कर्जे के, तो कर्जे ऑब्वियसली 5% इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, तो उस हिसाब से डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो मैं जरूर कहूंगा डेप्थ कभी ना कभी वो मिटाएंगे, क्योंकि कंपनी टारगेट रखे हैं 2030 के अंदर अंदर उसका डेप्थ ना के बराबर लेके आएंगे। तो देखा जाएगा किस तरीके से वो डेप्थ को मेंटेन करते हैं। क्योंकि आप ये भी जान चुके हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आने वाला है, उस आईपीओ से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को कंपनी डेप्थ को कम करने के लिए और बिजनेस को बूस्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो टाटा मोटर्स का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो मैं आपको एक 10 लाइन ड्रॉ करके दिया। इस 10 लाइन यही बता रहा है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कंपनी रिटेस्ट किया। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ
नेक्स्ट एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इंतज़ार करिए, कभी भी ब्रेकआउट मोमेंटम दिखे तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल 5 दिनों के चार्ट पैटर्न में करते हो तो सिर्फ के सिर्फ 5 दिनों में 40% का रिटर्न दिया। देखिए बहुत सारे लोग 1 साल में, 2 साल में भी इतना परसेंटेज रिटर्न नहीं मिलता, जो कंपनी ने 1 मंथ में दे दिया, सॉरी 5 दिनों में दे दिया 40% का रिटर्न। तो 1 मंथ में देखेंगे तो कंपनी 58% का रिटर्न दिया, धमाका कर दिया। इस तरीके से धमाका के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। 6 मंथ में 155% का रिटर्न दे चुके हैं, 1 साल में 200% का रिटर्न दे चुके हैं और 5 साल में 400% और मैक्सिमम में 400%। इसका मतलब कंपनी ने धमाका रिटर्न आपको दिया। इन्वेस्टर यही गलती करते हैं, उसको लगता है गवर्नमेंट कंपनी है तो वो भागेगा नहीं। मैं बार-बार बोलता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी में कुछ कंपनीज़ है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है, सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड होंगे, तो ही कंपनी का ग्रोथ होगा। आज चाइना, जापान, यूएस, सिंगापुर इतना बड़ा क्यों हो गया? दुबई इतना बड़ा क्यों होगा? क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। उसका रोड, उसका बिल्डिंग्स, उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली हो गया। तो इसीलिए वो कंट्रीज़ इतना ग्रोथ कर गया। तो उसी दिशा में इंडिया भी चल रहा है, तो उसी हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ ज़रूर कर सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला। मैं खुद यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। मेरे एंट्री लेवल ऑलमोस्ट बन चुके हैं। मैं बोला था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, तो कभी भी आपको इसी रेंज को ब्रेकआउट देखने को मिले, तो मैं एंट्री ले लूँगा। तो एंट्री में इस लेवल के ऊपर मतलब 81 के ऊपर एंट्री में ले चुका हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट ऑब्वियसली आस-पास मिल चुके हैं, फिर भी मैं टारगेट नहीं लूँगा। मुझे नेक्स्ट कैंडल चाहिए, नेक्स्ट कैंडल अगर कोई भी रेड कैंडल बने, तो मैं स्टॉप लॉस को उसके नीचे लूँगा। अगर रेड कैंडल को ब्रेक ना कर पाए, ऊपर साइड में फिर से ग्रीन कैंडल बने, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते ऊपर जाऊँगा। तो देखना चाहता हूँ कितना दूर वो जा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से ट्रेड पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम में अभी जाकर जॉइन करिए। मैं पहले से ही अपडेट वहाँ पे सब कुछ डालता रहता हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इप्का लैबोरेटरीज, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। पिछले दिनों में इस कंपनी का तो हालत ही बिगड़ गया। 10% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुकी है। तो अचानक इतना बड़ा क्रैश होने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए कुछ बातें कंपनी को शायद लग रहा है ठीक ठाक है, मगर इन्वेस्टर के लिए वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे मान के चलिए कंपनी डिसीजन ले लिया कि मैं फिर से एक दूसरे कंपनी को खरीदारी करूंगा। तो इस कंपनी मान के चलिए इस कंपनी पहले से ही डूबे हुए हैं, मतलब पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। तो उस कंपनी को खरीदारी करेंगे, तो इस कंपनी से कुछ फ़ायदा बड़े कंपनी को मिल सकता है, ना भी मिल सकता है। तो यही बात इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगता। तो इन्वेस्टर इसीलिए पिछले दिनों में भारी भरकम सेल आउट कर चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, तो कौन-सा वो न्यूज़ है वो आपको दिखा दूँ? तो ध्यान से देखना, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इप्का लैबोरेटरीज शेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं थम्स 90 पर 9%, एक्चुअली 9% नहीं 11% तक कंपनी क्रैश हो चुके थे। तो इसका कारण कौन-सा है? देखिए एक्विजिशन, मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी जो डिसीज़न लेता है, वो डिसीज़न हमेशा सही नहीं होता। तो एक्विजिशन मतलब दूसरे कंपनी को वो एक्वायर किया है। अब स्टेक इन अब देख सकते हैं यूनिकॉर्न लैबोरेटरीज। तो देखिए यूनिकॉर्न लैबोरेटरीज जो है वो भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करते हैं। जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल के साथ ही जुड़े हुए कंपनीज़ हैं। तो कुछ मेडिसिन्स बनाते हैं कंपनी और इसीलिए इस कंपनी को एक्वायर किया है। कितने परसेंटेज एक्वायर किया है? आप देख सकते हो 33.38% का। एक अच्छा खासा पैसा देकर कंपनी ने एक्वायर किया। देखिए कंपनी ने जो एक्वायर किया 1034 करोड़ के आसपास। अभी देखना है इस कंपनी का रिज़र्व कितना है। तो रिज़र्व कितना है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का 5700 करोड़ के आसपास रिज़र्व है। तो उस रिज़र्व के पैसे से भी वो एक्वायर कर सकते हैं। कैश फ्लो जो है कंपनी के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़े हुए हैं, उस पैसे से भी को कंपनी इस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। तो कंपनी का जो ये डिसीज़न है, इस डिसीज़न इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं लगा, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भारी भरकम सेल आउट कर चुके हैं। फिर भी मैं कहूँगा इप्का लैब जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप फ़ोकस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर इस कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न लाइफ टाइम का दिखा दूँ, तो आप चौंक जाओगे, 14,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं।
तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है लॉन्ग जर्नी के लिए। कंपनी आज का कंपनी नहीं है, कंपनी 1999 से कंपनी स्टार्ट हुआ है। बीएसई में लिस्टिंग हुआ है, तब से लेकर कंपनी में धमाका देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा लेवल ब्रेक डाउन भी देखने को मिला। मैं पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका था टेलीग्राम में कि यहाँ पे देखिए 200 डेज ईएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर ब्रेक नहीं कर पाया, तो बार-बार वो सपोर्ट को फेस किया। तो इस कैंडल में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस कैंडल में क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिला। तो बड़ा-सा जो फॉल है, वो कितना दूर तक आ सकते हैं? 623 रुपीज़ तक आ सकते हैं। तो अभी कितना चल रहा है? 741 के आसपास। तो आप वॉच करिएगा इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न को। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।